आदाब, ये है ज़रा हट के। मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी। ज़रार खोड़ो आज किसी निजी मसरूफ़ियत के सबब नहीं आ सके, जिसकी कमी मेरे ख्याल में कॉलर्स को ही पूरी करनी होगी। है आज हाँ, कॉलिंग डे भी है। कॉलिंग डे भी है और आज हम आपकी ज़ाहिर है ज़्यादा सुनेंगे। तो चूँकि हम आपकी ज़्यादा सुनेंगे इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले अपनी सुना दें थोड़ी सी। आपको याद होगा कि नौजवान सियासतदान जनाब इमरान खान साहब ने लॉकडाउन का जो फ़ैसला था इस बुनियाद पे मुलतवी किया था, कौम को खुशखबरी सुनाई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली है और हमें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है और सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने हाथ में ले लिया है। अब नवाज़ शरीफ को कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद ज़ाहिर है लॉकडाउन मुंतशिर हो गया था और सब लोग सुप्रीम कोर्ट में लग गए थे बशमूल इमरान खान साहब। मुबशिर ज़ैदी साहब, मैं आपसे एक सच्चाई के साथ सवाल पूछता हूँ। कोई एक हफ्ते पहले आप बहुत एक्साइटेड हो गए, कह रहे थे कि देखें जिस तरह से मामला जा रहे हैं अदालत के, अगली 2 समातों में फ़ैसला हो जाएगा। ये कहा था आपने? नहीं कहा था। जाहिर है आज आप क्यों कहने लगे कि आपने कहा था? निकलवा लें और उस पर मैंने कहा था कि आपकी सोच है ये नया साल भी लेगा और कम से कम अगले 3 महीने लेगा। ठीक है, ऐसी बात हुई थी ना? अच्छा, उससे भी बहुत पहले मैंने कहा था कि बेहतर यह होगा कि इमरान खान को अदालत आलिया, अदालत उज़्मा अपना दोस्त यानी एमिकस क्यूराई वो मुकर्रर कर दी। ऐसा कुछ कहा था, याद पड़ता? जी बिल्कुल, यह कहा था और वो नहीं हुआ। आज जाहिर है कि ये सब होना था कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम कमीशन नहीं मानते और हम अदालत अवाम के पास जाएंगे। अब भी मेरी एक तजवीज़ है। मेरी तजवीज़ ये है कि अदालत फैसला पहले दे दे, समाअत भले बाद में करती रहे। एक सरदार जी का वो आपने सुना होगा ना कि फुटबॉल का मैच शुरू ही नहीं हो रहा था और रेफरी इंतज़ार कर रहा था यार फुटबॉल आ जाए तो फिर। बिल्कुल। तो बेसब्रे सरदार जी ने कहा यार मैच शुरू करो, फुटबॉल तो आंदा रहेगा ना। सर मेरे ख्याल में आप खासे जो है ना आज फुल थ्रॉटल जा रहे हैं, लोगों का वक्त है। कुछ बात हम कराची के हालात पर भी करेंगे और इस्लामाबाद के हालात पर भी, क्योंकि कुछ सियासी जमातें ज़ाहिर है राहिल शरीफ साहब जब से गए हैं तो सब ने कहा है कि चेक करते हैं कि रियासत क्या उसी तरीके से अभी भी जो है सख्ती कर सकती है किसी भी रेंजर्स जो है ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट कि वो उस तरीके से ही सख्ती करेगी अगर कोई हम शरारत करें तो आज ऐसे 2 वाक़यात हुए हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले कॉलर्स ले लें। अल्ताफ़ साहब हैं सबसे पहले हमारे साथ। गौहर अल्ताफ़ कराची से। जी गौहर साहब, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये है कि दुनियावी लिहाज से दुनिया का ताकतवरीन आदमी यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कुर्सी संभालने से पहले अपने बिजनेस से गिव अप करता है जी, और महंगा तरीन जहाज यानी एयरफोर्स 1 जो कि उस पर कानूनी तौर पे जायज है उसकी परचेजिंग को डिक्लाइन करता है। क्या हमारे हुक्मरान और सियासतदान को ऐसी मिसाल कायम करेंगे? बिल्कुल, बल्कि कर ली है। नवाज शरीफ साहब के जो टैक्स गोशवारे हैं आप उन्हें देखें और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके टैक्स गोशवारों से ये पता चलता है कि उनके पास तो अपना ज़ाती मकान तक नहीं है। जो रायवंड स्टेट है वो उनकी वालदा मोहतरमा के नाम है और जो दूसरा मकान है गालिबन मरी में वो जो है अहलिया का है और फिर कोई जो है साहबजादी का, उनका तो अपना कोई घर तक नहीं है। तो आप और क्या चाह रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल। मेरे ख्याल में उनके कहने का मकसद यही था कि हमारे हुक्मरान और अमरीकी हुक्मरानों में क्या फ़र्क है। तो मैं इन्हें सिर्फ ये कहता हूँ आप 4 साल ठहर जाएं बस, फिर उसके बाद जो है ना हम ट्रंप को और अपने हुक्मरानों को मिलाएंगे तो कोई ख़ासा फ़र्क नहीं होगा। तो हम तो नहीं बदल सके लेकिन हमारी खातिर अमेरिका ने बदलना शुरू कर दिया है। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद में भी आज साबिक़ वज़ीर इत्तलात जो कि मैं कहूँ कि सस्पेंडेड, उनको कुछ भी कह लें, वो भी आज आए और उन्होंने बड़े दबंग तरीके से एक बात कही। पहले वो सुन लीजिए कि परवेज़ रशीद साहब ने क्या कहा। एक छोटी सी बात है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा तो दरकिनार,
वज़ीर आज़म की किसी पुरानी शेरवानी का टूटा हुआ बटन भी आपको देने को हम तैयार नहीं हैं। जी जनाब, वो तो बटन भी नहीं देंगे। और अब ये थोड़ा सा जाहिर है सांस आई है सियासी जमातों में, और उनका ये ख्याल है कि हम चेक करके दें। पैटर्न चेंज हुई है तब से इस तरह के जुमले अच्छे। बिल्कुल सही बात है। अभी उन्होंने कहा हर कोई कह रहा है चेक करके देखते हैं, और हर आदमी चेक कर रहा है। जी कौन से कॉलर हैं? इरफान शेख साहब कराची से। जनाब इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबशर जहरी साहब, असदुल्ला खान साहब और दरार कोडो साहब जी, आप लोग माशाल्लाह आज काफी मासूमाना बातें कर रहे हैं। जी जी, हम हमेशा करते हैं। जी सर मतलब ये है कि मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी हुकूमत आई, या तो उसको काम करने नहीं दिया गया, या वो हुकूमतें करना भी नहीं चाहती, उनकी नीयतें नहीं होती काम करने की, और हर रोज कोई ना कोई नया इशू सामने आ जाता है। आप लोगों का मुशाहिदा भी बहुत वसी है, लेकिन मैं भी एक सियासत का अदना तालिब इल्म की हैसियत से बताना चाहता हूँ कि मैंने जब से होश संभाला मैं नान इश्यूज देख रहा हूँ पाकिस्तान में। वियतनाम का मसला हो, लैला खालिद का मसला हो, फलस्तीन का मसला हो। तो हमने जो होश संभाला, हम कौन सा इश्यूज बेस्ड मसले देख रहे हैं? हम भी आपकी तरह नॉन इश्यूज बेस्ड ही मसले देख रहे हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो अभी ये देखे ना कि ये हुकूमत 5 साल के लिए आई थी। एक शेर में थोड़ी सी तरमीम के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि उम्र इक़्तिदार मांग कर लाए थे 5 साल, उम्र इक़्तिदार मांग कर लाए थे 5 साल, 3 रो पीट कर गुजरे, दो और गुजर जाएंगे। शेर बहुत अच्छा है, लेकिन वजन हम इसमें घर जाके डालेंगे। लेकिन मैं इनको, मेरे जहन में भी एक शेर आया था शेख साहब को सुनाने के लिए, जब इन्होंने कहा कि हुकूमतों को काम नहीं, वजन किसी का शेर है, मेरे शेर में तो कहाँ से वजन आ गया? इन्होंने भी किसी के शेर में से वजन नहीं, मैं उसको तरमीम के साथ मुनीर नियाजी साहब ने जैसे फरमाया तो जाहिर तरमीम हो नहीं सकती कि इन्होंने कहा कि सियासतदानों को काम नहीं करने दिया जाता और ये होता है। तो मेरे ख्याल में वही बात है कि शायद लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, तो इट्स नेवर वन वे ट्रैफिक। लेकिन बहरहाल फिर भी जाहिर है हम हमेशा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहे हैं सियासी आज़ादी के, शख्सी आज़ादी के। इस मुल्क में जाहिर है हमारा आइन, हमारा कानून देता है, तो किसी भी किस्म की सियासी आज़ादी को जो है सल्ब नहीं किया जाना चाहिए। फैयाज अहमद साहब हैं फैसलाबाद से। जनाब फैयाज, वालेकुम अस्सलाम। इस तरह है कि ये मतलब मेरा असदुल्ला खान साहब को सलाम, और मैं मतलब क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि ये रोजाना अदालत की कार्रवाई होती है, उस पर ये बहस करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये है कि ये चीजें अदालत को नहीं करते, या इस तरह ये मतलब अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं जिस तरह ये सारे लोग कर रहे हैं। मतलब ये इमरान खान साहब हैं, इनके जितना ग्रुप है, ये रोजाना इनका ये है कि जो भी होती कार्रवाई उस पर बहस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। अब ये कहते हैं कि हम इस बात को, ये बनेगा, पहले कमीशन बनने की बात करते थे, अब कहते बनेगा, तो हम इसको मानते नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल यही तो मतलब ये मतलब बात मेरा करने का ये है कि हमारी जो रिलाई हम किस चीज पे कर रहे थे कि चीज आ रही है इमरान खान की सूरत में, और अब हम उसके इतने, मैं तो खुद बड़ा मजबूत हुआ हूँ कि इतने यू टर्न लिए इन्होंने, तो मतलब हम किस चीज पर रिलाई करेंगे? पहले वाले तो चलो हम ये कह लेते हैं कि उन पे तो हम रिलाई करना छोड़ गए थे जी, हम रिलाई कर रहे हैं, वो ये कर रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात वजह है खासी हद तक, लेकिन अगर हम ये रिलाई जब तक करते रहेंगे कि कोई हमारे बिहाफ पर तब्दीली लेकर के आएगा, तो मेरे भाई ऐसा कभी नहीं होगा। और तब्दीली जो है अगेन ये सफ़ा पलटने से वोट आप दें, तब्दीली दूसरा लेके आए। हाँ, क्या कहने बिल्कुल ख्वाहिशात तो सबकी हैं, हमारी भी हैं। और हमने इसीलिए सर ये आपकी तरफ इशारा था कि आप पानामा पे जो तबसरे देते हैं ना, तो वो उनका ये कहना था जो बैठ जाते हैं फिर उसके बाद तबसरे देने। हाँ, मेरी तरफ इशारा था, मैं ही तबसरे करता हूँ, और तो कोई नहीं करता। और तो वो करता रहे। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। मैं तो थोड़ा सा सोच में गुम हूँ वसत साहब कि अब पानामा तो चला गया जनवरी तक, तो इस अरसे में क्या बेचेगा हम लोग जो मीडिया है? पानामा कहाँ गया? क्यों? ये तो अच्छा हुआ कि बजाय इसके कि आपकी ख्वाहिश पूरी होती और 2 समातों में केस निमट जाता,
अब हम पनामा के फाइल से कम मार्च तक बेचेंगे। चलें, गुड। जावेद इकबाल साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। छोटे से गाँव में रहता हूँ जी। और मुस्तफा साहब को शौक है मुझे खबरें सुनने का। जब ये बीबीसी में थे जी तो मैं इनको सुनता था। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि एक एग्जाम्पल दिया था कि मैच शुरू होने से पहले फैसला हो जाए। गाँव में ऐसा होता है कि अगर कोई चौधरी मर जाता है तो किसी गरीब आदमी के बच्चे ने पूछा आप कौन चौधरी बनेगा, उसने कहा उसका बेटा। तो वो पुश्तों में चलता जाता था। उसने कहा हमारी भी कभी कोई बारी आएगी। मेरा किसी सियासी पार्टी से तल्लुक नहीं है, लेकिन मैं इतना अर्ज कर दूं कि आपके इतने चैनल है। मैंने 15 साल पहले किसी अखबार में पढ़ा था कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत होगी, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल बहुत कम होंगे। मेरी ये दुआ है, अर्ज है कि चैनल पे बैठ के किसी आदमी का मजाक मत उड़ाए जी, इसलिए कि फॉलोवर भी बहुत होते हैं। तो तनकीद जो होती है ना, ये मैंने सुना था बीबीसी से एक दफा आपके चैनल से, तो जर्नलिस्ट की उसने डिफाइन किया था कि वो वाइस नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ खबर दे या तबसरा करे जी। लेकिन हमारे तो एक लाइन पे एक पेपर ले आते हैं एंकर, उसी में बात शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं आपका बहुत शुक्रिया हूँ कि आपने इतनी बातें सुनी है। नहीं तो नहीं, आज का दिन क्योंकि कॉलर्स का ही होता है, तो आप बहुत अच्छी बात की जावेद, जनाब आपका सुनने का बहुत अच्छी बात की जावेद इकबाल साहब ने कि जितना आप गैर जानिबदार होंगे उतना ही अच्छा है। खबर जब हो तो हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं करना चाहिए और ख़बर में अपनी ख्वाहिशात को नहीं डालना चाहिए, दखूल नहीं फरमाना चाहिए। लेकिन जो तबसरा बेस्ड प्रोग्राम है या तज्ज़िया बेस्ड प्रोग्राम है, उसमें यह है कि आपकी ख्वाहिशात वो रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, इसलिए कि आप भी इस मुल्क के शहरी हैं और आप तबसरा निगार भी हैं और आपकी भी कोई गलत या सही राय हो सकती है, तो तबसरे की हद तक तो जायज़ है। अलबत्ता जावेद इकबाल साहब की ये बात दुरुस्त है कि ख़बर का जहाँ तक बिजनेस है वो खालिस होना चाहिए, उसमें डंडी नहीं मारी जानी चाहिए। जो सहाफ़ी की इन्होंने डेफिनेशन Exactly. भी बात की। सज्जाद खान साहब हैं कराची से। जी सज्जाद, वालेकुम अस्सलाम। सर एक सवाल ये पूछना था कि मुल्क में कोई बम धमाका हो जाए इसकी तो वाह वाह करते रहते हैं सब, लेकिन ये जहाज गिर गया सर, इसका कोई जिम्मेदार कोई नहीं पकड़ा जाएगा कभी भी। और दूसरी बात यह है कि सर ये परवेज रशीद जो आज दबंग एंट्री इसने मारी है जी, इसमें इतना सीरियस केस है, इस पे ये कैसे आ गया, मतलब इसके ये किस हैसियत से आ गया? ठीक है, चस्का लें सज्जाद साहब, सीरियस मत हो, चस्के लें इस तरह के आर्गुमेंट्स के। अच्छा, क्यों खून जला रहे हैं? वसीम अख्तर साहब है कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। आई होप मेयर नहीं है। वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी एक तो ये कि एक आप जी मैं मेयर नहीं हूँ, और जो अभी थोड़ी देर पहले जावेद साहब कह रहे थे और बसर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उनको, आई कम्प्लीटली एग्री कि खबर तो खबर ही की तरह रिपोर्ट हो, बिल्कुल कोई बायस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो तबसरा है वो ऑब्वियसली वो किसी न किसी तरफ टिल्ट होता ही है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन। और एक आप लोगों से जो है वो एक कमेंट करना है आपको, मैं चाहता हूँ आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। आई एम 41 years old और मैं बचपन से ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे खड़ा हुआ है। ये कोई ऐसी चौरंगी है, कोई ऐसा मोड़ है ये जो खत्म ही नहीं हो रहा है, और नाजुक मोड़ जो है वो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये तो बताएं कि कब हम लोग मिनहसुल कौम इस नाजुक मोड़ से निकलेंगे आगे, और कोई हाईवे होगी जहाँ पे हम चलेंगे, तरक्की पाएंगे और लाइट आएगी वगैरह वगैरह। और मियाँ साहब पे जो है वो एक सवाल है आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ। ये तीसरी मर्तबा 70 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद शख्स हैं जो वजीर आजम पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम के बने हैं जी। तो अब भी इनको शौक है कि ये हुकूमत में रहें, तो क्या करेंगे? ये आप लोग तो रोशनी डालें कि ये रुक के चौथी मर्तबा हमारी बारी। ठीक है सर, आपकी बारी, आपने बनना है सर, या मतलब कोई ऑल्टरनेट भी तो होगा। एक सियासी जाहिर है अमल है,
उसके अंदर ही आकर नहीं, बात सही है इनकी वसीम अख्तर साहब की कि शौक जो है वो उसमें ये था कि एक असल में होता ये है कि बाज़ अच्छी बातें होती हैं, जैसे अमेरिका में एक पाबंदी है कि आप 2 मरतबा से ज़्यादा सदर नहीं बन सकते। पाकिस्तान में भी ये पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी कि तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म ना बने, लेकिन मसला ये है कि अगर वो पाबंदी खुशनीयती के साथ लगाई जाती ना मुल्क के लिए तो ज़ाहिर है बहुत अच्छी बात थी, लेकिन वो ज़ाती मफाद के लिए चूँकि लगाई गई थी, लिहाजा मेरा ख्याल है कि वो जो उनके 2 दौर थे वो 2-2 साल के थे ना। सैयद खालिद साहब हैं कराची से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबश्शिर जी सर। जी चले गए। मीर खादिम साहब हैं दुबई से, उनकी बात सुन लेते हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं रजा खान से एक सवाल है जी। कुछ दिन पहले एक पश्तो चैनल में जो खैबर चैनल है उसमें एक प्रोग्राम हुआ और 2 दूने 4 और 2 दूने 5। जी जी। इसका सर क्या मतलब था, कुछ इसके बारे में बता सकता है? वो खैबर न्यूज में एक मुफ्ती साहब ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें फारसी ड्रामा का भी एक सीरियल पेश किया कि पाकिस्तान में सब 2 दूने 5 है। जी 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 जी। तो इसलिए उस पर कुछ तफसीर वसूल खान भाई कर सकता है? हाँ मेरा ख्याल है ये चस्के लेना चाह रहे हैं। हाँ, तो आप कर देना सर। अब देखें, एक और एक होते हैं अगर आमने सामने और 1+1 2 होते हैं। और एक पंजाबी की मिसाल है कि चोर ते लाठी 2 जने, मैं ते चाचा कर ले। ये इस तरह का है। तो ठीक है, ये तो फिर 3 हो गए ना सर, मतलब 5 तो नहीं आप अच्छा ठीक है 3 हो गए। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। आदिल रज़ा हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। जी आदिल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जिसका जवाब मुझे पता है आपके पास भी नहीं है। अच्छा बता दीजिए, पूछ लें। वो ये है कि एज अ पाकिस्तानी मेरे राइट्स प्रोटेक्ट कौन करता है? हुकूमत। डू यू थिंक दैट कि वो प्रोटेक्ट करते हैं? आपका कौन सा राइट वायलेट हुआ है? हर राइट वायलेट होता है यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही कह हमारे हर राइट, हमें इंसाफ चाहिए होता है, हमें इंसाफ नहीं मिलता, थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपको पता है आई मीन किधर हमारे राइट्स? हम तो वो लोग हैं ना, जैसे हम मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, हम खाते हैं पीते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं तो गुजारा करते हैं। गवर्नमेंट हमें कहाँ एडवांटेज देती है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि यार मेरा मेडिकल की फैसिलिटीज फ्री हैं, बीमारी आती है तो हम लोग खुद एक्सपेंस करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के आपके सामने है सारी चीजें। जी साहब। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी बात 100% दुरुस्त है कि ये राइट्स नहीं हासिल हैं, हालांकि इन राइट्स का वादा किया गया है आइन में। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आपने कहा जी हम मिडिल क्लास के लोग, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में मिडिल क्लास भी है और निचला मिडिल क्लास भी, और ऐसा भी है जो कि कोई क्लास नहीं है और उसे बेचारे को ये भी नहीं पता कि वो किस चक्कर में कौन से मुल्क का शहरी है। तो आदिल रज़ा साहब ये बताइए कि ये हुकूमत ही जो है, हर हुकूमत ही अपने हुकूक, हमारे हुकूक गसब करती है, या हम भी एक दूसरे के हुकूक गसब करते हैं, या हम एक दूसरे को पूरे पूरे हुकूक देते हैं? नहीं, हम भी करते हैं एज अ कौम, डेफिनेटली। तो हम ही में से कुछ इलेक्ट होके हम पे हुकूमत करते हैं, तो बात तो वो हो गई ना। देखिए मैं आपको बता दूं, मसला ये होता है कि जो हुकूमत होती है ना, उसका काम होता है ऐसे हालात पैदा करना जिसमें ना हम एक दूसरे के हुकूक मार सकें और ना ही हमें हमारे हुकूक भी मिले। तो ऐसी फजा कौन बनाएगा आदिल रज़ा साहब? हम और आप ही मिलके बनाएंगे ना। और हम तो हो जाएं अलग, और ये फर्ज कर लें कि जो भी हुकूमतें आती है वो बिरीक से आती है। अब ये उनकी जिम्मेदारी, ऐसे ना करें, टिपिकल मिडिल क्लास सोच है हम लोगों की, ये ना करें। अरे मेरे भाई, ये जो मसीहा फॉर्मेट है ना, ये मेरे ख्याल में अब अपग्रेड हो जाना चाहिए और ये जो है ना इसको डिस्कार्ड कर दें। आसिफ इसाक साहब हैं पिंडी से। जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मैं आजकल मीडिया में या
ये चीज़ बहुत सुनने में आ रही है पनामा केस में जी कि अदालत जो है वो ये फैसला करने में इस चीज़ को मरूज़ खातिर रख रही है कि इसका इम्पैक्ट अदालत के फैसले का इम्पैक्ट अदालत की साख के ऊपर क्या पड़ेगा। मैं इसका आपसे जो है तबसरा चाहता हूँ जी, इसका क्या मतलब है? पहले तो अदालत का फैसला है ना, फैसला है। दूसरा आसिफ साहब देखिए, अदालत ने बहुत झिझकते हुए ये केस लिया, ठीक है। पहले रजिस्ट्रार साहब ने ये पटिशन्स भी एतराज़ात लगा करके वापस कर दी, फिर पुश किया गया तो अदालत ने कहा अच्छा, तो अब यहाँ पे जो अभी तक हियरिंग हुई है उसमें अदालत का ये ख्याल था कि दोनों फरीक़ैन कम से कम एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे कि या तो कमीशन बना लें या इस तरह चला लें, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों जगह जो है वो उस पर आकर के हुआ नहीं। फिर अदालत ने कहा अच्छा तो ठीक है, अगर फुल फ्लैज करनी है तो ज़ाहिर है चीफ़ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब जो हैं उनको रिटायर होना है। 15 दिसंबर को जो है उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस भी हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये फिर अगले चीफ़ जस्टिस साहब पे छोड़ देते हैं, जो वो उनका प्रीरोगेटिव होगा लीगली भी कि वो क्या बेंच बनाते हैं, इसको कैसे लेकर के चलते हैं। तो हम जब तक सियासी केस और सियासी मुखालफत, सियासी जो अपनी रंजिशें हैं अदालत में जाकर के हल करते रहेंगे मेरे भाई, तो कोई ऐसा फ़ैसला नहीं आएगा जिससे जो दोनों फरीक़ैन को मुतमईन कर सकते। अच्छा जी, मेरा नाम वसतुल्लाह खान है, मेरा कराची से ताल्लुक़ है, मैं भी आपसे एक सवाल बताइए। जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने कहा कि नया बेंच नए सिरे से समाअत करेगा, इसे सुना हुआ मुकदमा तस्वुर ना किया जाए। ये दोनों फैसले नए चीफ जस्टिस पे नहीं छोड़े जा सकते थे? सर छोड़े जा सकते थे, लेकिन उनका ये ख्याल था कि क्योंकि वो बेंच के हेड हैं, इस वक्त बेंच की सदारत तो चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं ना, तो उन्होंने अपनी दानिश में ये डिसाइड किया कि जो नया चीफ जस्टिस आएगा फिर उसकी सवाबदीद पे छोड़ देना। वो कहे जी हम जहाँ से मुकदमे के दलाइल हुए थे हम आगे बढ़ाएं, ये भी तो अगले चीफ जस्टिस बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले से तो उसमें सिर्फ ये बात है कि वो क्योंकि सवाबदीद पे वो अपनी सवाबदीद को मुसल्लत नहीं, इन्होंने अपनी सवाबदीद पे ये बात की, वो अपनी सवाबदीद। जी बिल्कुल, सिंपल एज दैट। गुलाम मुर्तज़ा साहब इस्लामाबाद से। जी भाई, वालेकुम सलाम। मैं वसतुल्लाह खान साहब से ये जो CSS का रिसेंटली रिजल्ट आया इसके बारे में कुछ बात करना चाह रहा था, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे साथ क्या होगा। बताइए। अच्छा, जहाँ पे भी बात हो रही है तो ये कह दिया जाता है कि हमारा एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड है वो काफी गिर गया है, स्टूडेंट्स अब उस तरह के नहीं आ रहे, और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट बता रही है कि लिटरेसी रेट 60% हो गया है। जी जी। तो रिजल्ट इसलिए नहीं कम हुआ कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड गिर गया, इसके पीछे कुछ और वजह है। अगर आप रिजल्ट्स देखें 2008 से लेके 2012 तक, तो उसमें परसेंटेज बड़ी जबरदस्त आई हुई है जी। 2008 में 16% है, 2009 में 15% है, 2010 में 8% है, 2011 में 9.7 है, ठीक है, और 2012 में है 7.95%, ठीक है। और एकदम आसिफ हयात खान साहब आ जाते हैं एज अ चेयरमैन। उसके बाद जो परसेंटेज है, तो आपके ख्याल में इस बार 2 पॉइंट समथिंग जो परसेंटेज आई है उसके पीछे क्या वजह है, वो वजह बता दें। वजह ये है कि पहले अगर आपके एग्रीगेट में 600 मार्क्स से ज्यादा थे और आपके कंपलसरी सारे पास होते थे जी, तो आप पास डिक्लेयर किए जाते थे जी। इस पॉलिसी को चेंज करके अब ये 2013 में कर दिया गया कि आपने सब सब्जेक्ट्स पास करने होंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो उसकी वजह से ये इतना नीचे आ गया रेट। मेरे आपके ख्याल में अच्छा हुआ बुरा हुआ? ये बुरा हुआ, इसलिए जो छोटे प्रोविंसेस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होगी। अब बलूचिस्तान से सिर्फ 4 लोग पास हुए, KP से सिर्फ 7 लोग पास हुए, और सिंध से मेरा ख्याल है 13, और अर्बन से भी इसी तरह, और पंजाब में से 100 कुछ। तो सेंटर में आप इन लोगों को पहले ही डिप्राइव कर रहे हैं। पहले आप अपने एजुकेशनल सिस्टम को तो ये जो नई पॉलिसी पे तरमीम की गई है, ये पंजाब पे भी तो उसी तरह लगेगी, खैबर पख्तूनख्वा पे भी तो उसी तरह लगेगी जिस तरह सिंध और बलूचिस्तान पे लग रही है? नहीं, उस तरह नहीं लगेगी, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, GC हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज हैं। बलूचिस्तान में आपके पास इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वो लोग नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है कि पुरानी पॉलिसी के तहत भी बलूचिस्तान जैसे सूबों से नाइंसाफी हो रही थी? नहीं, पहले ज्यादा लोग पास हो रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना परसेंटेज, ये सिर्फ इसलिए किया गया, ठीक है, 900 लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता। ओके, थैंक यू। ये सिर्फ मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि जाहिर है आप मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन के लिए जाएं तो पहले जो है
हम जैसे नालायकों को या इधर उधर उनको 60-70% वालों को दाखिला मिल जाया करता था। अब तो 95% से ऊपर जहाँ तक एवरेज चली गई, तो मैनी पीपल और साथ ही साथ हमारे पास ये भी हुआ है वो साहब के जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आगे, जाहिर है आप लेकर के आते हैं। अच्छा, नहीं, इसके अलावा एक हमारे जहन में एक चीज़ है, मसलन मैंने एक सेमेस्टर पढ़ाया कराची यूनिवर्सिटी में मीडिया में, 30 की क्लास थी, उसमें से 20 फेल हो गए। हर स्टूडेंट जो फेल हुआ है मुझे आके कह रहा है सर आपने मुझे फेल कर दिया। बिल्कुल, बजाय इसके कि वो ये कहे सर मैं क्यों फेल हो गया, मुझे वजह बताएं, उन्होंने कहा जी आपने मुझे फेल कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि इदारों का स्टैंडर्ड वो हमारे बराबर आ जाए, हम इदारों के स्टैंडर्ड के बराबर नहीं पहुंचना चाहते। ये इतना सा मसला है। मक्का से एक कॉल है, जियाउद्दीन साहब है मक्का मुकर्रमा भाई। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरे आप दोनों भाइयों को और पूरे पाकिस्तानियों को मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो आप फरमाइए। नहीं प्लीज बोलिए। लेकिन सर सबसे पहले ये कहूंगा कि हमारा वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में हमारी नुमाइंदगी कर रहा है सर जी। उसे हर मामले में अपने कौम को इत्मीनान में लेना पड़ता है सर जी, और कौम को भी उनसे हर मामले पर सवाल करने का हक बनता है। बिल्कुल बनता है। कि वज़ीर आज़म बताएं आपने हमारे इमेज दुनिया वालों के साथ सामने कैसा पेश किया है, क्या बताया है दुनिया वालों को? अच्छा, उनका ख्याल है कि हाँ, उनका ये ख्याल था कि वज़ीर आज़म जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान की रिफ्लेक्शन होते हैं बाहर, तो ये मुझे भी नहीं समझ आया। मुझे लगता है कि शायद वो उनके तर्ज हुक्मरानी के ऊपर ख्याल है कि वो मुतमईन नहीं है। लेकिन मैं इनको ये कहता हूँ, ज़ाहिर है मक्का में बैठे हैं कि अब अमेरिका के सदर ट्रम्प साहब भी तो दूसरे ममालिक में रिप्रेजेंट करेंगे, खासी चीज़ें उनके ऊपर भी नहीं। तो वो वज़ीर आज़म की बात करें तो वज़ीर आज़म तक मेरा ख्याल है अमेरिका में वज़ीर आज़म तो नहीं होता है। अच्छा, और कोई कॉलर है भाई? नहीं, मेरे ख्याल में ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। चले ब्रेक कॉलर्स ले लेंगे। वेलकम बैक। तारिक महमूद साहब हैं लाहौर से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? जी फरमाइए। जी सर, ये पनामा के सिलसिले में बात कर जी कीजिए। लेकिन शायद हो सकता है जो बात मैं इस वक्त कर रहा हूँ ये पहले भी काफ़ी अफराद कर चुके हैं और कई मरतबा। आप कर दीजिए बात तो बेहतर होगा, फरमाइए। जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कहा गया है कि जी कमीशन का पनामा लीक्स में कि जी उस पर कमीशन बनेगा, इससे पहले जितने कमीशन बने हैं किसी भी कमीशन के रिपोर्ट आने के बाद क्या किसी भी कमीशन के उस फैसले पर अमल दरामद करवाया गया? जी, इस कमीशन में और पिछले तमाम कमीशनों में फ़र्क ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमीशन बना रहे हैं, हमारा जज होगा, हमें जवाबदेह होगा और उसकी रिपोर्ट पे हम फैसला देंगे। ये फ़र्क है इस कमीशन में और बाकी पिछले कमीशनों में। ये ज़्यादा मौसर कमीशन होना था अगर होता। डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुशर्रफ, मुझे ये बात करनी थी ट्रैफिक के बारे में। जी कराची के आप जौहर की हालत जानते हैं। जी बिल्कुल। जब आप ये जौहर मोड़ से निकलते हैं तो शारा फैसल पे जाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, एक सीओडी वाला लेते हैं और एक हम तालमिया का लेते हैं। जी। अच्छा, अब हुआ ये है कि अस्करी फोर ने शादी हॉल खोल दिया हमारी खिदमत में 6 फीट दूर मेन रोड से। अब मुझे बताइए कि क्या हुआ करेगा, बारात आया करेगी रोजाना वहाँ पे, तो क्या हालात होंगे? अब इनको मुझे बताइए कि क्या जरूरत है। और दूसरी बात मुझे ये करनी थी कि जब मैं ये ट्विटर पे और टीवी पे देखता हूँ इनको पीटीआई वालों को और नून लीग वालों को, तो मुझे एक मिसाल साहब के हवाले से ये भी मिसालें सुनाते हैं कि सापनू सापने लड़े जहर कहनू चढ़े। बेहतरीन। तुसी आप ही गल जड़ी है निबेड़ भी दी थी कर भी ली है, बेहतरीन हो गया। इन्होंने अच्छी बात की कि ग्रीन बेल्ट जो या ग्रीन फील्ड जो है उसको जहतुल इम्कान जो तरक्की के नाम पे जो हम करते हैं ये बेतदालियाँ, उनसे बचाना चाहिए। इससे भी बड़ा अलमिया ये है कि लोग जो हैं बड़े शहरों के कस्बों के अब अपनी ज़रखेज़ ज़मीनें जो हैं उनको रिहायशी कॉलोनियों में तब्दील कर रहे हैं और ज़रखेज़ ज़मीन हमारे यहाँ कम हो रही है और इसका जो असर है आने वाली नस्लों पे पड़ेगा। मलिक कमर साहब हैं पेशावर से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक छोटा सवाल है आप तीनों से। एक जी बताइए। फरमाइए। जी हाँ सर, ये नादरा वाले जो हैं कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं हमारे पेशावर के लोगों के खसूसन। जी। अच्छा।
सर एक कार्ड उन्होंने ब्लॉक किए हुए जो है फरीद खान और फरीदुल्ला। जी जी। यानी कहने का मकसद ये है, जब उसने फार्म पुर किया तो उसमें फरीद खान लिखा है, जब वहाँ इंटरव्यू के लिए गए तो फरीदुल्ला। सर नेम की वजह से उसको तकरीबन 5-7 साल हो गए परेशान कर रहे हैं। जी अच्छा। बाप सर सफेद रीश है सर, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल, सिर्फ वो फरीद खान या फरीदुल्ला साहब ही ऐसे नहीं है। नादरा के अपने आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 65 से 70 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनके कार्ड ब्लॉक किए गए हैं, और कभी नादरा वाले कहते हैं कि अनब्लॉक कर देंगे या नहीं करेंगे। कुछ इसमें बहुत सारे जो हैं जैनुन लोग जो वाकई पाकिस्तानी शहरी हैं वो भी मारे जा रहे हैं, और गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। इस सिलसिले में वजारत दाखिला और नादरा को मेरा ख्याल है कि अर्जेंटली ये मसला हल करना चाहिए, यही कह सकते हैं हम। बिल्कुल सही बात है। तो जनाब आज के लिए इतना ही। आपकी कॉल्स भी आई, आपकी आरा भी सुनी, और इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।